हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने हेड ऑन कोलिजन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा। इस लेक्चर में हम ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन अगर आपको समझ में आ गया तो ऑब्लिक कोलिजन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ऑब्लिक कोलिजन किसको कहते हैं? जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द बॉडीज कोलाइडिंग एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द बॉडीज कोलाइडिंग आर नॉट अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब u1, u2, v1, v2 ऑल आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लस आई कैप या माइनस आई कैप में सारे वेलोसिटी वेक्टर अगर हैं चारों, तो वो हेड ऑन कोलिजन है। और अगर उनमें से एक भी किसी और डायरेक्शन में आया तो वो ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे कोई चीज़ बताओ मुझे कि मान लीजिए कि बॉडी है और ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये रेस्ट में थी पहले। एक पार्ट तो जो है वो इधर जा रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो इधर जा रहा है। कुछ भी स्पीड हो सकती है, कुछ भी एंगल पर, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? तो सोचो, मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम 0 होना चाहिए। अब इसका जो आई कैप वाला कंपोनेंट आएगा, इसका भी आई कैप वाला कंपोनेंट आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मोमेंटम आई कैप डायरेक्शन में आ सकता है, आएगा ही। और जे कैप डायरेक्शन में हो सकता है कि इसका ये प्लस जे कैप वाला कंपोनेंट इसके माइनस जे कैप वाले कंपोनेंट से इक्वल अपोजिट हो, कैंसिल आउट हो जाए, ना हो। लेकिन आई कैप डायरेक्शन में तो मोमेंटम आएगा ही आएगा। तो क्या ये दोनों पार्ट ऐसे जा सकते हैं? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो फिर भाई एक ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका y कंपोनेंट आ जाएगा, x कंपोनेंट तो चलो इसका जो आया पॉजिटिव, जो आया इसका नेगेटिव, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। लेकिन y कंपोनेंट एडअप होकर y डायरेक्शन में मोमेंटम दे देंगे, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर बताओ कि एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, और ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है। ऐसा मैंने बताया कि ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 53 डिग्री का एंगल है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अब ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट से कैंसिल आउट होगा, इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से कैंसिल आउट होगा। अगर ऐसा संभव है तो v1 v2 की वैल्यू इस तरह से चूज़ कर लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। बनती है कि नहीं? सोच के देखो, इनके y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं और x कंपोनेंट भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि टोटल मोमेंटम 0 आ जाए। अच्छा चलो, मान लो ये बॉडी रेस्ट में है, ये दो टुकड़ों में टूटी, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, इधर गई। अब चौथा ऑप्शन क्या बनाऊं मैं कि एक पार्ट तो इधर गया, अब इधर भी नहीं ले जाना है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं, तो एक को ऐसा लौटा दिया। चलो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वापस आ गया दूसरा पार्ट। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका जो y कंपोनेंट है वो तो जिंदा है, वो तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो इसका y डायरेक्शन में तो मोमेंटम आएगा ही आएगा, दोनों का मिला के आफ्टर कोलिजन। जबकि पहले क्या था, y डायरेक्शन में मोमेंटम 0। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से छोटा मोटा लॉजिक से अगर आप बात समझ सकते हो तो ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन करना बहुत आसान होंगे। फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगली सिचुएशन देखिए, इसमें स्मॉल स्मूथ स्फीयर है और इसका मास m1 है और ये वेलोसिटी v0 से एक दूसरे स्फीयर जिसका मास m2 है और वो रेस्ट में है, उससे कोलाइड करता है। ठीक है। कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। उसके बाद में ये m1 वाला जो है ना, ये तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v0/2 स्पीड से जा रहा है। तो ये m2 की वेलोसिटी का डायरेक्शन x एक्सिस से थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है थीटा। मान लो इसकी स्पीड क्या है, v2। मान लो
इसकी स्पीड क्या है v2, आपको फाइंड करना है थीटा। तो क्या करूं मैं, मोमेंटम कंजर्व करूंगा, एक्स एक्सिस के लाऊंगा और वाई एक्सिस के लाऊं। ठीक है, वाई एक्सिस के लाऊं करो जरा। तो मैंने वाई एक्सिस के लाऊं मोमेंटम कंजर्व किया तो मुझे क्या मिला, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू वी नॉट बाई 2 जे कैप, और यहाँ से m2 v2 साइन थीटा माइनस जे कैप, ये आपस में बराबर है। तो एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया। अब v2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अब x एक्सिस के अलॉन्ग बात करो, तो x एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले कितना था m1 v0, बाद में कितना है m2 इंटू v2 कॉस थीटा, ये भी ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा। सो सिंपल। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। अब अगर आपको v2 निकालना है तो यहाँ पर v2 की निकालने के लिए साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो चलो वो भी कर लेते हैं अपन। लेट्स कैलकुलेट v2। तो tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा है, तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 v0/2 इज इक्वल टू m2 v2 1/√5। तो v2 कितना आया, v2 आया m1 अपॉन m2 इंटू v0, और यहाँ से ये √5 और ये अपॉन में 2, ऐसा v2 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज m1 m2 एंड v0। तो हमने इसमें क्या सीखा, इसको रटना नहीं है, सीखा क्या कि मोमेंटम कंजर्व कर देना। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो जो मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वही बाद में भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना रहेगा, जो मोमेंटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग है टोटल सिस्टम का वही बाद में भी बना रहेगा। और अगर इलास्टिक कोलिजन दिया हो तो साथ ही साथ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इससे भी एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये m मास का एक पार्टिकल आ रहा है, रेस्ट में दूसरा m मास का पार्टिकल है, इसकी स्पीड v है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। तो फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की स्पीड v/3 हो गई, और ये कुछ एंगल है थीटा पता नहीं। दूसरे वाले की स्पीड v2 आपको फाइंड करना है, बस दिस इज द क्वेश्चन। क्या करोगे, तो 3 इक्वेशन बना सकते हैं हम। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व, वाई अलोंग वाई एक्सिस कंजर्व, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी इक्वेशन बनाना पड़ती है। तो हमने सबसे पहले वाई एक्सिस, क्यों खाली v2 निकालना ना, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से भी तो काम चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल, क्योंकि E इक्वल टू 1 है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², बाद में क्या है हाफ mv²/9 प्लस हाफ m इंटू v2²। तो हाफ m कैंसिल हो गया, v² माइनस v²/9
इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो v2 कितना आया, √8v स्क्वायर अपॉन 9, बोले तो 2√2/3 इंटू वी। लो, कहने को ऑब्लिक कोलिजन है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन बोला, ये बात आपने अगर पकड़ ली तो एनर्जी कंजर्व करके आंसर आ गया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बनाया। ये m मास की बॉल, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी m मास की बॉल रेस्ट में। इलास्टिक कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो पहली बॉल है वो ऐसे जा रही है v1 स्पीड से, दूसरी बॉल जो है वो ऐसे जा रही है v2 स्पीड से। ये बताया है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है स्पीड्स v1 एंड v2। अब सोचो, सबसे पहले तो v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट दोनों के इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट मोमेंटम अलोंग y एक्सिस 0 होगा। तो PCM अलोंग y एक्सिस 0 है। इससे हमें क्या मिला, mv1 sin 30 इज इक्वल टू mv2 sin 30, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू v2। इसको मैंने सोच लिया मन में कि इसको मैं v लिख लूँगा, क्या दिक्कत है, दोनों की स्पीड बराबर है। अब x एक्सिस का लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करो, तो mv cos 30 mv cos 30 2mv cos 30, ठीक है ना। और पहले कितना था, m इंटू 6, m से m कैंसिल, तो v इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6/√3, दैट इज 2√3। ये v1 और v2 दोनों स्पीड 2√3 मीटर पर सेकंड है, ऐसा आ गया। मतलब मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, या तो x एक्सिस के लाऊँ या y एक्सिस के लाऊँ, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में होगा कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करूँगा अगर E = 1 दिया हो तो। इसकी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक। अगली सिचुएशन देखो, थोड़ी डिफरेंट है। ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड है और यहाँ से 5 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड देके प्रोजेक्टाइल बनाया। तो प्रोजेक्टाइल बनाया तो क्या होगा, ये ऐसे आके स्ट्राइक करेगा जस्ट बिफोर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बता सकते हो? तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बदलेगा नहीं, वो तो tan है तो tan ही रहेगा। y कंपोनेंट कितना होगा, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy करेंगे तो vy भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बताया कि E = ½ है, तो जब ये रिबाउंड करके ऐसे फिर से एक और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा तो इसकी रेंज बताना है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, बताना है। तो यहाँ ये डिस्टेंस रेंज हो जाएगी और यहाँ टाइम t = 0 अगर कहूँ और यहाँ टाइम t = t कहूँ तो आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड रेंज। तो क्या करेंगे, E = ½ दिया है, मतलब जब ये पार्टिकल इससे स्ट्राइक कर रहा होगा तब पार्टिकल पर ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ग्राउंड पर ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन में फोर्स लगा ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर देगा। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ऐसे हैं। अच्छा, स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन तो लगना नहीं है, इसलिए जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये चेंज नहीं होगा, लेकिन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। E का मतलब है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ आ रहा है
तो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। इसके कारण ये पार्टिकल इसके पास आ रहा है, इसके कारण नहीं आ रहा। ये कंपोनेंट ना होता तो ये पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक ही नहीं करता, नीचे आता ही नहीं ग्राउंड के पास। तो ग्राउंड पर अगर वो अप्रोच कर रहा है तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण कर रहा है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये रहेगा, और आफ्टर कोलिजन इसके पास एक कंपोनेंट ऐसा है, ये तो 10 का 10 है, और एक कंपोनेंट ऐसा है, इसके कारण वो सेपरेट होगा, अवे जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा और ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा। ये बात आप जान लो, ठीक है। अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कहलाता है। तो E इज इक्वल टू, अब ये जो वेलोसिटी जिससे ये रिबाउंड करके उठेगा, तो x कंपोनेंट तो चेंज हो नहीं रहा, वो तो हमें पता है साहब, वो तो 10 का 10 रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी ये बिफोर कोलिजन वाला y कंपोनेंट, और ये कितना है 1/2। तो इससे मुझे क्या मिला? Vy इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो E इक्वल टू हाफ का ये खेल है कि अलोंग द नॉर्मल ये वेलोसिटी जो अप्रोच की थी 10, उसको इसने क्या कर दिया 5। बस अब ये प्रोजेक्टाइल है, सिंपल। उसका x कंपोनेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2uy अपॉन ay 1 सेकेंड। और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज होता है 2ux uy अपॉन g, ux इंटू कैपिटल T, तो ये आएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन g। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस तरह के ऑब्लिक कोलिजन में, ऑब्लिक कोलिजन है कि नहीं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऐसी है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बिफोर कोलिजन ऐसी थी, आफ्टर कोलिजन ऐसी हो गई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए SC वर्मा का एक प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, मज़ा आएगा, प्रोजेक्टाइल वाले केस है। तो देखिए उसमें एक इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बताया गया है। इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, और यहाँ h इक्वल टू 5 मीटर हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज़ किया। E इक्वल टू हाफ है, मान लीजिए कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद में ये रिबाउंड करके ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, फिर इसके बाद रिबाउंड करके फिर दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। इसकी रेंज है मान लीजिए R1, इसकी रेंज है मान लीजिए R2। तो आपको फाइंड करना है R1 अपॉन R2। ऐसा क्वेश्चन है, ये रेंज R1 और ये R2, R1 अपॉन R2 निकालना है। तो देखिए जस्ट बिफोर कोलिजन जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी √2gh यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी निकाला था अपन ने, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh करके, v कितना आया 10। अब इसके दो कंपोनेंट बनाओ, स्मूथ भी बोला मैंने है ना, दो कंपोनेंट बनाए, एक तो अलोंग द नॉर्मल और एक अलोंग टेंजेंट। तो ये नॉर्मल के अलोंग और ये टेंजेंट के अलोंग। अब ये 37 है तो ये 37 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ये नीट के बच्चों के लिए नहीं है, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, या जो नीट के बच्चे SC वर्मा पूरी सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं या कर रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। दे विल एंजॉय। यही फ़र्क है, नीट वाले बच्चे समझ लो, SC वर्मा करना और नहीं करना में यही फ़र्क है। तो यहाँ
बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड ये 6 है और इसकी ये इधर वाली स्पीड कितनी है 8। आफ्टर कोलिजन ये तो 6 का 6 ही रहेगा, ये तो 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये E इक्वल टू हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर लौट कर आएगा यहाँ, तो यहाँ पर इसका X कंपोनेंट अब बढ़ गया, बदल गया, और Y कंपोनेंट 4 का 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, UX, UY, AX, AY ऐसा करके हम बात करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन तो ऐसा है G, उसका ये दो कंपोनेंट है, ये AX है कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और AY है कितना -8। तो मैंने इधर एक्स एक्सिस मानी है और इस डायरेक्शन में Y एक्सिस मानी है। तो मेरे पास AX आ रहा है 6 और AY आ रहा है -8 J कैप, ठीक है। अब यहाँ इस इनिशियल स्पीड 6 थी, तो कितनी देर बाद यहाँ पहुँचेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है 2uy/AY। प्रोजेक्टाइल मोशन के मेरे लेक्चर देखो जाके, उसमें पूरा समझाया है मैंने। 2uy/AY, AY कितना है 8, तो ये आया 1 सेकेंड। ये पहले वाली प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 1 सेकेंड। तो बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग Vx इक्वल टू UX प्लस AXT, ये हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैंने लिख दिया 12। अब जब ये रिबाउंड करके उठेगा तो उसका x कंपोनेंट तो 12 का 12 ही रहेगा, y कंपोनेंट E इक्वल टू हाफ होने से कितना हो जाएगा 2। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, तो इसका आधा आएगा, T2 इज इक्वल टू 2uy/AY, 1/2 सेकेंड आया। अब रेंज निकालने चले तो R1 को क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, ये आया 6 + 3 9 मीटर। और R2 कितना आएगा, तो UX कितना है 12, UXT प्लस हाफ AX इंटू T स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 6 + 3/4, 24 3 27। तो बताओ R1/R2 कितना हुआ 9/27/4, दैट इज 4/3। ऐसा मेरा आंसर आ गया। तो ये एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन और ऑब्लिक कोलिजन सब चीज़ों को मिलाकर इसी चैप्टर पे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। किस चैप्टर के, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन वाले चैप्टर में कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या दिया रहेगा, कैसे क्या निकालना रहेगा। तो क्या है कि एक ये डिस्क है या स्फीयर है, और ये दूसरे डिस्क या स्फीयर से जब कांटेक्ट में आती है, कोलाइड होता है, कोलिजन होता है, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इधर u1 थी और इसकी वेलोसिटी इधर मान लीजिए u2 थी, और E आपको दिया रहेगा, ठीक है, E आपको दिया रहेगा, मासेस दिए रहेंगे, रेडियस भी दिया रहेगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अलाउंग नॉर्मल रिएक्शन दोनों पर लगेगी। M1 पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसे, और M2 पर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल के अलाउंग ऐसे लगेगी। तो सेम इक्वल अपोजिट।
तो देखो जो नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट है ना वो चेंज होंगे ईच बॉडी के, लेकिन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल लाइन जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होंगे। बिफोर कोलिजन अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्मल वाली लाइन है, इसकी वेलोसिटी ऐसी थी u1 एट एन एंगल θ1, तो एक ये आएगा u1x, इसको मैंने x एक्सिस कह दिया, या नॉर्मल के अलॉन्ग है तो नॉर्मल n लिख लेते हैं अपन, एक नॉर्मल और एक टेंजेंट, तो ये u1n हो गया। और इधर का कंपोनेंट क्या कहलाएगा, u1t। इसी प्रकार से जो दूसरी बॉडी है इसकी वेलोसिटी कुछ इधर थी u2 इनिशियल, और ये कुछ एंगल था जो कि ज्योमेट्री से निकाला जा सकता है, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा u2 अलॉन्ग नॉर्मल u2n और u2t अलॉन्ग टेंजेंट। अब फोर्स लग रहा है नॉर्मल के अलॉन्ग, तो वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होंगे जो नॉर्मल के अलॉन्ग है। तो आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये u1t v1t बन जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और इसी प्रकार से v2 हो गई इसकी वेलोसिटी, तो v2t वही रहेगा जो u2t था, लेकिन ये जो नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट है ये बदल गया, v2n हो गया और ये v1n हो गया। मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन है मान लिया, जो भी नेगेटिव आएगा मैं समझ लूँगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट करना है मुझे। अब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अलॉन्ग द नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व क्या था पहले, m1 u1n माइनस m2 u2n। डायरेक्शन में देखकर फिगर बनाकर लिखना पड़ेगा आपको, ये मैंने इस जो है यहाँ पर देखकर बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से उधर m1 v1n प्लस m2 v2n। कितने अननोन है हमारे पास, v1n और v2n, दो अननोन है। u1t u2t बन गया था v1t v2t, वो तो हमको पता है, सिर्फ ये नॉर्मल के अलॉन्ग जो दो कंपोनेंट है यही चेंज हो रहे हैं और यही निकालना है v1n और v2n। तो ये दो अननोन और एक इक्वेशन, तो एक इससे बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2n माइनस v1n, दो पार्टिकल हैं अभी कोलाइड कर रहे हैं ऐसा मान लो, तो सेपरेट होंगे ना ये, तो आफ्टर कोलिजन ये जा रहा है इधर v2n से, ये पीछे आ रहा है v1n से, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से u1n प्लस u2n। दो इक्वेशन हैं और दो अननोन, v1n और v2n फाइंड कर लो, तो हमको फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स v1t v1n v2t v2n पता पड़ गए, तो फाइनल स्पीड्स पता पड़ गई। तो दो इक्वेशन इस प्रकार से फॉर्म करना होता है। ये तो इसकी बेसिक थ्योरी हुई। अब एप्लीकेशन बहुत इजी है, तो मैं इसी थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाया कि एक ये स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, और r/2 ये डिस्टेंस है, और एक सेम m मास का पार्टिकल v0 स्पीड से आकर इससे इलास्टिकली कोलाइड करता है। अब आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल एंड स्फीयर। तो फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटीज of particle and sphere just after collision। इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए इसमें ये जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो इसकी पोजीशन यहाँ होगी पार्टिकल की r/2, ये डिस्टेंस कितनी है r/2, यहाँ से यहाँ तक। नॉर्मल के अलॉन्ग ये एक दूसरे पर
फोर्स लगाएंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी v0, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बनाओ ऐसी नॉर्मल वाली लाइन कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर v0 थी और उसका ये कंपोनेंट v1n, ये एंगल थीटा निकाल सकते हो क्या? तो यहाँ से देखो ये r/2 है और ये r है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा निकालना है मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू r/2 अपॉन r, दैट इज़ 1/2। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये ज्योमेट्री का थोड़ा सा खेल है, इसमें ज्योमेट्री तो लगाना पड़ेगी कि ये एंगल निकालने के लिए बस। तो अब ये v0 का ये 30 डिग्री है, तो इधर आ जाएगा v0 cos 30 और इधर हो जाएगा v0 sin 30। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और दूसरे वाले की, तो दूसरा तो रेस्ट में था। अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग ऐसा फोर्स लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट ही चेंज होने वाला है। तो ये तो v0 sin 30 यानी v0/2 एज इट इज़ रह जाएगी फाइनल, और अलॉन्ग द नॉर्मल इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, मुझे नहीं पता, v1n, और इसकी कुछ हो जाएगी v2n। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 था, अभी भी 0 रहेगा। अब मुझे दो अननोन निकालना है, v1n v2n, और इनके मासेस सेम है m। तो एक मन तो कहता है कि शॉर्टकट बोलूं कि दोनों मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये v0 cos 30 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसका u1n 0 है। वेलोसिटी अलॉन्ग नॉर्मल एक्सचेंज हो जाएंगी, इक्वल मास होना चाहिए और इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा और ये v0 cos 30 हो जाएगा। यह हम पूरी प्रोसेस करें तो हम कहेंगे कि भाई E का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और चूंकि स्मूथ स्फीयर होते हैं, स्मूथ ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये जो नॉर्मल की लाइन है यही आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी होगी, वरना कांटेक्ट फोर्स वाली, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स वाली जो लाइन होती है, डायरेक्शन होती है, उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। तो अभी तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही आपको ये ई लिखना है। अब इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला v2n माइनस v1n इज इक्वल टू v0√3/2। दूसरा, मैंने मोमेंटम कंजर्व किया कि नॉर्मल के अलॉन्ग, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए नॉर्मल के अलॉन्ग ये पहले लीनियर मोमेंटम हुआ करता था, बाद में ये v1n और v2n पिक्चर में आ गए। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला v2n प्लस v1n इज इक्वल टू v0√3/2। अब बताओ, v1n को सब्ट्रैक्ट किया v2n में से या ऐड किया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो v1n क्या है, 0। ये दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करोगे तो v1n क्या आएगा, 0, और v2n क्या आएगा, v0√3/2। तो आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी तो हो गई v0√3/2 और ये हो गई 0, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं अब ये आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए पहली बात कि फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। दूसरा, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तीसरा, उनके मासेस इक्वल होना चाहिए। चौथा, एक रेस्ट में होना चाहिए। कितनी बातें कह दी मैंने, 4 बातें। मैंने कहा कि v1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर आ रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है पहला तो m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, फिर u1 और u2 मस्ट बी 0। तीसरा क्या होना चाहिए,
इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है और ये बहुत सारी बुक्स में, गाइड्स में आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। इसको मैं एक बार फिर से दूसरे टाइप से, मतलब अब की बार पार्टिकल ना लेकर एक और स्फीयर लेकर करके दिखाता हूँ। पूरी वो की वही प्रोसेस 2 बार आप सुनोगे ना तो दिमाग में घुस जाएगा। तो देखिए, एक ये स्फीयर है, मास m, रेडियस r, और ये ऐसा v0 स्पीड से जा रहा है, और यहाँ एक दूसरा स्फीयर रखा है आइडेंटिकल, मास m, रेडियस r, इलास्टिक कोलिजन है। अब आफ्टर इलास्टिक कोलिजन आपको फाइंड करना है देयर वेलोसिटीज़। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ज्योमेट्री के लिए फिगर बनाएंगे कि भाई ये ऐसा बताया है कि यहाँ ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है इसके, तो इसको ऐसा बनाओ, ये सेंटर, ये सेंटर, ये रेडियस r, ये r और ये r, तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो ये एंगल निकाला अपन ने, कितना आया, फिर से वही साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया 30। अब नॉर्मल के अलॉन्ग इन पर फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल वाली लाइन बनाओ, पहले वेलोसिटी का बताओ हाल क्या है। तो ये v0 स्पीड से जा रहा था, और ये एंगल 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आया, v0√3/2, v0 cos 30, और इधर कितना आया v0 sin 30। और ये क्या था, ये रेस्ट में था, हाँ ये रेस्ट में था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रेस्ट में है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपने बना दिए। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनाना है, तो हमने फिर ये नॉर्मल के अलॉन्ग लाइन बनाई, इसका वेलोसिटी इधर v2n और इसका वेलोसिटी इधर v1n, लेकिन ये v1t वही रहेगा जो u1t था, v0/2, ये चेंज नहीं होगा, और इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 था तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब वही दो इक्वेशन कि E = 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इससे मुझे मिला v2n माइनस v1n = v0√3/2। और दूसरा मोमेंटम कंजर्व किया अलॉन्ग द नॉर्मल, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m × v0√3/2 = m × v1n प्लस m × v2n। इससे मुझे क्या मिला, v2n प्लस v1n = v0√3/2। इन दोनों इक्वेशन को मैंने जब सॉल्व किया तो वही आंसर आएगा क्या, कि ये हो जाएगा v0√3/2 और ये हो जाएगा 0। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ऐसी होगी और इसकी ऐसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या ज़रूरी है, v1 परपेंडिकुलर टू v2 हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है, m1 = m2 होना चाहिए, e = 1 होना चाहिए, और u1 या u2 में से कोई एक 0 होना चाहिए, और स्मूथ सरफेस होना चाहिए, म्यू = 0 होना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो आफ्टर कोलिजन दीज टू स्फीयर्स विल बी मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये वाला जा रहा होगा ऐसे और ये वाला जा रहा होगा ऐसे, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे होंगे। ये 1 है, ये 2 है, समझ गए ना बात को। तो ये बार बार पूछते हैं, ये एस सी वर्मा के उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, वही चैप्टर का नाम सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, ठीक है। तो इतना पर्याप्त है। और वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट लेक्चर रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर हो जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।